Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Gulshan Shubham and I'd like to welcome you all to session number 48 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल इन D365 Business Central Part 2. This would be the concluding session for item reclassification. And आज के speaker हैं Dhaval Bhatt. He is currently working with LTI Mindtree as senior functional consultant. So Dhaval, over to you. Thank you, Gulshan. Okay, so आज का सेशन फर्दर कंटिन्यू करने से पहले लास्ट सेशन में क्या देखा था उसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिक्लासिफाई इन्वेंट्री होता क्या है, व्हाई डू वी नीड दैट। फिर नेक्स्ट जो था उसके रिलेटेड यूज केसेस एग्जांपल्स जो हमने स्टार्ट करे हुए थे। तो यूज केसेस जो है इसके अंदर हमारे पास इन टोटल 6 तरीके के यूज केसेस है। टू चेंज द डायमेंशन कोड, लोकेशन कोड अगर चेंज करना है, बिन कोड चेंज करना है, और बाकी के जो 3 है दैट इज लॉट और सीरियल नंबर की रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांजैक्शन के साथ स्टोर हुई है उसमें अगर किसी प्रकार का भी चेंज करना है तो उसके लिए 3 ये सिनारियोस है, यूज केसेस है। उसमें से 2 हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। लॉट या तो सीरियल नंबर चेंज करना हो, लॉट या तो सीरियल नंबर का इंफॉर्मेशन कार्ड है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस है, नया क्रिएट करना है, उसको अपडेट करना है, जो भी है वहां तक की हमने देखा था। जो ये लास्ट यूज केस है जो कि है एक्सपायरेशन डेट से रिलेटेड है, जो कि लॉट या सीरियल नंबर के साथ एसोसिएट रहता है, उससे हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड देन जो हमारा लास्ट एक पॉइंट है जो एजेंडा का पार्ट है दैट इज कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल्स और ट्रांसफर ऑर्डर्स जो एक दूसरा एक ट्रांजैक्शन टाइप है सिस्टम के अंदर, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो जो लास्ट यूज केस है हमारे पास, लॉट या तो सीरियल नंबर एक्सपायरेशन डेट को चेंज करने के लिए हम किस तरीके से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम के अंदर, राइट। तो एक्सपायरेशन डेट जो है इसके लिए कुछ वैलिडेशंस है, कुछ प्री रेक्विजिट है। अगर हम किसी एग्जिस्टिंग लॉट नंबर का फॉर एग्जांपल जो ट्रांजैक्शन के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है उसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल, तो यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वो रूल्स क्या है, ये 4 प्रकार के रूल्स है। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा एंड हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू सिस्टम में एज अ डेमो देख भी लेंगे, राइट। सो फर्स्ट रूल की अगर बात करें, it states कि if you are reclassifying a lot to the same lot number but with a different expiration date, you must reclassify the entire lot using one item reclassification journal line. अब यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि आपको लॉट का एक्सपायरेशन डेट चेंज करना है। अब जाहिर सा बात है कि सिर्फ एक्सपायरेशन डेट अगर चेंज करना है तो वहां पे आप लॉट नंबर चेंज नहीं कर रहे हो, लॉट नंबर आपका वही का वही रह रहा है। फॉर एग्जांपल किसी आइटम का लॉट नंबर 1 है, उसका बस एक्सपायरेशन डेट आपको चेंज करना है। हो सकता है वो गलत सिलेक्ट हो गया था, 31 सिलेक्ट करना था, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपने सिलेक्ट कर लिया था 1 जून। तो अगर ऐसा सिनारियो है तो यहाँ पे रूल ये डिफाइन कर रखा है कि उस लॉट के लिए आपके पास जितना भी इन्वेंट्री है वो सारे ही इन्वेंट्री के लिए आपको एक साथ में उसका रिक्लासिफिकेशन विद द न्यू एक्सपायरेशन डेट एग्जीक्यूट, पार्शियली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब ये चलता कैसे, सिस्टम में वैलिडेशन कैसे इसके अंदर दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। तो हम चलते हैं बिजनेस सेंट्रल के ऊपर। मैं जाऊंगा आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल्स के ऊपर। ओके, यहाँ पे मैं बस एक फिल्टर दे देता हूँ अभी के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक मैं रिक्लासिफिकेशन करने का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक आइटम है 1015 जो हमने डिफाइन कर रखा है विथ लॉट ट्रैकिंग, राइट।
सो यहाँ पे मैं जो चेंज करने जा रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन है एक्सपायरेशन डेट के लिए। अब एक्सपायरेशन डेट इंफॉर्मेशन रहेगा हमारे पास आइटम ट्रैकिंग लाइंस के ऊपर, राइट। तो अगर मैं आइटम ट्रैकिंग लाइंस के ऊपर जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉट नंबर कैसे चेंज होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। न्यू लॉट नंबर के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज होता है कि लॉट नंबर मैंने सिलेक्ट किया, अब इस लॉट नंबर पे इन्वेंट्री कितना अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो इस लॉट के ऊपर ये जो टोटल इन्वेंट्री है वो हमें दिखा रहा है दैट लॉट नंबर 1 में हमारे पास 100 का इन्वेंट्री है, राइट। तो 100 का इन्वेंट्री है और मुझे यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट मुझे चेंज करना है। तो एक्सपायरेशन डेट चेंज करने के लिए अगेन जिस तरीके से हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए जो भी प्रोविजंस है, सिमिलर वे में एक्सपायरेशन डेट चेंज करने के लिए भी न्यू एक्सपायरेशन डेट का फील्ड हमें मिलेगा, राइट। तो ये जो फील्ड है न्यू एक्सपायरेशन डेट, इसी फील्ड का हम यूज करेंगे टू डिफाइन कि हम नया जो एक्सपायरेशन डेट है वो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए एग्जिस्टिंग एक्सपायरेशन डेट जो होगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पॉपुलेट करके दे दिया, दैट इज 31 मई 2026। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि वो डेटा एंट्री एरर थी, गलत चले गया था। तो न्यू एक्सपायरेशन डेट मुझे डालना है 2025, 26 ईयर जो है वो गलत एंट्री है। तो मुझे इसको चेंज करना है। अब जैसे मैंने बताया कि इस लॉट पे जो है वो टोटल इन्वेंट्री मेरा 100 का है और मैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी जो है मेरा उसका रिक्लासिफिकेशन डिफाइन किया है। तो मैं आइटम आइटम ट्रैकिंग लाइन पे जाऊंगा। यहाँ पे बाकी की जो सारी चीजें हैं वो एज इट इज रहेगी, मेरा लोकेशन सेम रहेगा। अगर लोकेशन पे बिन होता तो वो बिन भी सेम रहता, न्यू बिन नहीं आता वो सेम रहता। लॉट भी मेरा सेम टू सेम है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि इफ यू आर रिक्लासिफाइंग अ लॉट टू द सेम लॉट नंबर, दैट इज कि लॉट नंबर 1 में ही हम सिर्फ एक्सपायरेशन डेट को चेंज कर रहे हैं। तो एक्सपायरेशन डेट को चेंज करते टाइम हमें पूरा का पूरा जितना क्वांटिटी है उसका ओपन क्वांटिटी, उस पूरी क्वांटिटी के लिए एक सिंगल लाइन, एक सिंगल रिक्लासिफिकेशन जर्नल लाइन को लेते हुए हमें वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 100 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, बट हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम 50 क्वांटिटी को ही अपडेट करें। तो अगर ऐसा सिनेरियो लेके हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम हमें क्या वैलिडेशन देता है वो हम चेक करते हैं। तो हम जाएंगे और चेक करने का ट्राई करते हैं प्रीव्यू पोस्टिंग हमें क्या दिखा रहा है, राइट। तो प्रीव्यू पोस्टिंग के टाइम पे सिस्टम वैलिडेशन दे रहा है दैट न्यू एक्सपायरेशन डेट मस्ट बी इक्वल टू 31 May 26 इन ट्रैकिंग स्पेसिफिकेशन एंट्री नंबर 1। करंट वैल्यू इज 31 May 25। तो अब यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है जो, या फिर उसका जो वैलिडेशन का थियोरिटिकल पार्ट बोल सकते हैं, उसमें ये है कि वैलिडेशन इस तरीके से वर्क करता है दैट अगर सेम लॉट नंबर के अंदर आप अगर कुछ दूसरा एक्सपायरेशन डेट डालना है आपको, तो पूरा जितना भी अवेलेबल इन्वेंट्री है उन सब के लिए एक साथ में करो। लेकिन मैसेज के अंदर पूरा वर्डिंग उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके का एग्जीक्यूशन में कभी भी मैसेज आता है तो ये इसको सिग्निफाई करता है दैट वो हम जो भी चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं वो पूरे क्वांटिटी के लिए नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम 31 May 2025 हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब यही चीज अगर मान लीजिए मैं पूरा 100 क्वांटिटी के साथ लेता हूँ, आइटम ट्रैकिंग मुझे चेंज करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ मैं ये कर रहा हूँ, बस मेरा क्वांटिटी जो है वो फुल क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी के बेसिस पे मैं अगर चेंज करने का ट्राई करूँ तो सिस्टम हमें कोई वैलिडेशन दे रहा है नहीं दे रहा है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर प्रीव्यू पोस्टिंग करूँ तो यहाँ पे देखिए ये सिस्टम ने रिक्लासिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से अलाउ कर दिया। और अगर मैं आइटम लेजर एंट्रीज पे जाके चेक करूं तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो भी मेरा 100 क्वांटिटी का जो पूरा लॉट था, जो पूरा क्वांटिटी था, उसमें
3 बाइफर्केशन थे, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो ओल्ड एक्सपायरेशन डेट है, ये ओल्ड एक्सपायरेशन डेट है मेरा 31 मई 2026। लेकिन जो मेरा नया एक्सपायरेशन डेट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 2025, ये 2025 और ये भी 2025। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैलिडेशन है कि आप सेम लॉट नंबर के लिए एक्सपायरेशन डेट चेंज कर रहे हो, और उसके अंदर पार्शियल क्वांटिटी के लिए अगर आप प्रोसेस करोगे और ट्राई करोगे कि वो एक्सपायरेशन डेट चेंज हो जाए, तो वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, जो कि लॉजिकल भी है। क्योंकि आप किसी एक लॉट नंबर के लिए एक्सपायरेशन डेट चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स कि उसका किसी भी रीजन की वजह से वो गलत चला गया था डेटा। अब डेटा अगर आप सही कर रहे हो तो वो सही पूरी के पूरे क्वांटिटी के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ आधे अधूरे और ये पार्शियल क्वांटिटी के लिए। क्योंकि ये फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन या तो फिजिकल परचेज जो भी आइटम का हुआ होगा, उसमें भी सारे ही क्वांटिटी के लिए वो सेम लॉट नंबर होगा। तो ये हो जाता है हमारे लिए सिनारियो नंबर 1, जिसमें कि हम अगर पार्शियल एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे इस तरीके से, तो सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा। लेट मी चेंज इट। मैं वापस से इसको 50 कर देता हूँ, एंड ओके, एंड चेंज इट बैक टू 50। और यहाँ पे सिस्टम मुझे वैलिडेशन देगा दैट आपने जो एक्सपायरेशन डेट चेंज करना है वो पूरे लॉट की जितनी अवेलेबल क्वांटिटी है उनके लिए सिंगल लाइन में आप एग्जीक्यूट करें। सो ये हो गया सिनारियो नंबर 1 कि सेम लॉट के अंदर आप एक साथ में एग्जीक्यूशन करें। नाउ द नेक्स्ट, सेकंड जो है वैलिडेशन, वो ये सिग्निफाई कर रहा है दैट इफ यू आर रिक्लासिफाइंग मोर देन वन लॉट टू वन न्यू लॉट नंबर। अब मान लीजिए कुछ अलग अलग लॉट्स सिलेक्ट हो गए हैं ट्रांजेक्शन के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल लॉट नंबर 1 कुछ क्वांटिटी के लिए सिलेक्ट हो गया था, और कुछ क्वांटिटी के लिए लॉट नंबर 3 सिलेक्ट हो गया था। अभी वो गलत था, आपको एक्चुअल में लेना था लॉट नंबर 2, राइट? तो जो पूरा क्वांटिटी है वो पूरा ही क्वांटिटी आप एक नए लॉट नंबर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि मर्जिंग, लॉट नंबर 1 और लॉट नंबर 3 इन दोनों का मर्जिंग हो रहा है लॉट नंबर 2 के अंदर। तो उसके अंदर भी वैलिडेशन ये है कि जो आप लॉट नंबर सिलेक्ट करोगे और उसकी जो एक्सपायरेशन डेट होगी, न्यू एक्सपायरेशन डेट, वो सेम होना चाहिए। अब वो सेम कैसे होना चाहिए और क्या आप सिलेक्ट करोगे, वो हम डेमो के अंदर देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, एंड मेरे पास एक ऑलरेडी बनाया हुआ एग्जांपल है, उसी को देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 110 क्वांटिटी है। ये पूरी 110 क्वांटिटी के अंदर मेरे पास दो अलग अलग लॉट नंबर्स है, लॉट नंबर 1 एंड लॉट नंबर 3। अब लॉट नंबर 1 जो है, लॉट नंबर 1 का एक्सपायरेशन डेट है 30 मई 2026, और लॉट नंबर 3 का जो एक्सपायरेशन डेट है वो है 1 जून 2026। टोटल 100 और 10 क्वांटिटी। अब इसको मैं रिक्लास करूंगा जब भी, तो नेचुरली मुझे जितना क्वांटिटी है उतना लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा लॉट नंबर वाइज। सो लॉट नंबर 1 एंड लॉट नंबर 3, ये दोनों लाइन मेरे पास सिलेक्ट होंगे। न्यू लॉट नंबर के अंदर आप देखो हम मर्ज कर रहे हैं, लॉट नंबर 1 को हम लॉट नंबर 2 में डाल रहे हैं, लॉट नंबर 3 को भी हम लॉट नंबर 2 में डाल रहे हैं। अब इन दोनों का जो एक्सपायरेशन डेट है, ठीक है, ये मान लीजिए कि अलग अलग है, और मैं न्यू न्यू लॉट नंबर के न्यू एक्सपायरेशन डेट के अंदर भी मान लीजिए मैं यही वैल्यू डाल देता हूँ 1 जून, या फिर 31 मई 2025 है, और इसका 31 मई 2026 है। दैट मीन्स कि ये दोनों अलग अलग डेट्स हैं एक्सपायरेशन डेट। तो लॉट नंबर 2 के लिए हमारे पास दो न्यू एक्सपायरेशन डेट हो गई, जो कि गलत है। अब इस केस में सिस्टम क्या करेगा कि हमें ये अलाउ नहीं करेगा, वैलिडेशन देगा। क्या वैलिडेशन देता है, चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे सिस्टम सीधा मैसेज दे रहा है देयर आर मल्टीपल एक्सपायरेशन डेट्स रजिस्टर्ड फॉर लॉट नंबर 2। ठीक है, तो ये अगेन सिस्टम अलाउ नहीं करेगा अगर हम किसी दो लॉट नंबर को एक तीसरे लॉट नंबर में मर्ज कर रहे हैं, मतलब सिंगल लॉट नंबर हम क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं और वो भी हम अलग अलग डेट के साथ ले रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये हो गया हमारे पास सिनारियो नंबर 2। सिनारियो नंबर 3 है, if you are reclassifying one existing lot to a second existing lot that has a different expiration date, you must use the expiration date from the second lot। मतलब कि जो सोर्स लॉट नंबर और जो डेस्टिनेशन लॉट नंबर है वो दोनों एग्जिस्टिंग लॉट्स है सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास लॉट नंबर 1 और लॉट नंबर 3, दो लॉट नंबर्स है। अब लॉट नंबर 3 का क्वांटिटी जो है वो मैं लॉट नंबर 1 में ट्रांसफर कर रहा हूँ, राइट। तो लॉट नंबर 3 का वैल्यू जब मैं लॉट नंबर 1 के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मुझे उस टाइम पे लॉट नंबर 1 का जो एग्जिस्टिंग एक्सपायरेशन डेट है वही लेके चलना पड़ेगा। मैं लॉट नंबर 3 का एक्सपायरेशन डेट या फिर कोई और अलग एक्सपायरेशन डेट जो है वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसको भी एज एन एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्लियर फिल्टर एंड ठीक है, तो अगेन ये एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 10 क्वांटिटी है मेरे पास। ये 10 क्वांटिटी मेरा लॉट नंबर 3 को बिलोंग करता है, राइट। तो लॉट नंबर 3 जो है उसका मेरा एक्सपायरेशन डेट जो है दैट इज 1 जून 2026। लेकिन वहीं अगर मैं लॉट नंबर 1 का एक्सपायरेशन डेट देखता हूं तो वो है मेरे पास 31 मई 2026। ठीक है, तो ये अलग एक्सपायरेशन डेट ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये है मेरा सोर्स लॉट नंबर और ये है मेरा डेस्टिनेशन लॉट नंबर। तो रूल ये कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉट्स के अंदर जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो नया लॉट नंबर है, जो डेस्टिनेशन लॉट नंबर है, उसी का एक्सपायरेशन डेट चलेगा। आप कोई और एक्सपायरेशन डेट यूज नहीं कर सकते हैं। विच मीन्स लॉट नंबर 1 का जो 31 मई 2026 वाला जो एक्सपायरेशन डेट है वही आप ले सकते हो। तो अगर वो सिनारियो है और मैंने लॉट नंबर 3 के अगेंस्ट में अलग एक्सपायरेशन डेट लेके ट्राई कर रहा हूं, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करने का, चेंज करने का, तो वो कैसे चलेगा? सिस्टम क्या वैलिडेशन देगा? सिस्टम वैलिडेशन ये दे रहा है, न्यू एक्सपायरेशन डेट मस्ट बी इक्वल टू 31 मई 2026 इन ट्रैकिंग स्पेसिफिकेशन, करंट वैल्यू इज दिस। तो सीधा ही दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये लॉट नंबर 1 का जो एक्सपायरेशन डेट है उसको लेके उसके ऊपर वैलिडेशन दे रहा है। सो ये हो गया एक तीसरा वैलिडेशन, थर्ड टाइप ऑफ वैलिडेशन कि एक्सपायरेशन डेट में आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। एंड नंबर फोर ये है, इफ यू लीव द न्यू एक्सपायरेशन डेट फील्ड ब्लैंक, the lot or serial number will be reclassified with a blank expiration date। तो ये है कि मर्जिंग हो गया, एक नया लॉट नंबर सिलेक्ट करना था, वो सिनेरियो हो गया। सेम लॉट नंबर के अंदर सिर्फ आप ये डेट चेंज कर रहे हो, वो सिनेरियो हो गया। सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपने रिक्लासिफिकेशन किया और जो न्यू लॉट नंबर या न्यू एक्सपायरेशन डेट, बेसिकली आप अगर उस फील्ड को ब्लैंक करके छोड़ दे रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि पूरा का पूरा जो लॉट का क्वांटिटी है उसके लिए न्यू एक्सपायरेशन डेट जो हो जाएगा वो ब्लैंक के साथ सेट हो जाएगा। तो वो कैसे चलेगा वो एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये है मेरा 10 क्वांटिटी है, तो ये मेरा लॉट नंबर 3 के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा लॉट नंबर 3 जो है उसका एग्जिस्टिंग एक्सपायरेशन डेट जो है ये मेरे पास है 1 जून 2026। बट मैं न्यू एक्सपायरेशन डेट जो है ये मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, मैं कोई भी डेट असाइन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इस सिनारियो को मैं एग्जीक्यूट करूंगा
और मैं पोस्ट करने का ट्राई करूंगा तो सिस्टम क्या उसको एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहला चीज ये है कि यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, बिकॉज ये उसका एग्जीक्यूशन हमें दे रहा है दैट आपने अगर उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ब्लैंक छोड़ने का इफेक्ट ये आएगा कि आपका जो पूरा लॉट का जो भी क्वांटिटी है उसका जो एक्सपायरेशन डेट है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं आइटम लेजर एंट्री पे जाके उसको चेक करूँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो 10 क्वांटिटी रिड्यूस होके 10 क्वांटिटी क्रिएट हो रहा है। बाकी के जो पैरामीटर्स है उसमें कहीं पे कोई चेंज नहीं है, लॉट भी मेरा सेम है, लोकेशन सेम है, आइटम मेरा सेम है, सब कुछ सेम है। बट एक्सपायरेशन डेट जो है, ये एक्सपायरेशन डेट 1 जून 2026 से चेंज होके वो ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मान लो ये भी गलत हो गया तो अगेन उसको सही करने के लिए वापस से एक रिक्लास एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि आप उसको सही एक्सपायरेशन डेट जो है वो असाइन कर पाओ। तो अगर आप रिक्लासिफिकेशन का यूज करते हुए अगर एक्सपायरेशन डेट के अंदर कुछ चेंजेस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस चेंजेस को एग्जीक्यूशन करते हुए आपको ये 4 प्रकार के प्री डिफाइंड रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होंगे। पहले के जो 3 है वो वैलिडेशन बेस्ड है कि आप कहाँ से कौन से लॉट को मर्ज कर रहे हो, नया लॉट क्रिएट कर रहे हो, एक्सपायरेशन डेट जो है वो पहले का कुछ अलग था, अब कुछ आप नया कर रहे हो। एवरी सिनेरियो, पहले के जो 3 सिनेरियोस है उसके अंदर आपको सिस्टम किसी ना किसी तरीके से वैलिडेशन देगा अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो। एंड चौथा जो है, इसमें सिस्टम सीधा सीधा ये बता रहा है दैट अगर आप ब्लैंक कर देते हो उसको तो पूरा का पूरा जो आपका क्वांटिटी है वो अ, उसका जो एक्सपायरेशन डेट है वो ब्लैंक के साथ सिस्टम एग्जीक्यूट करके उसको रख देगा सिस्टम के अंदर। तो आइटम रिक्लास जर्नल का यूज करके हम इतनी इंफॉर्मेशन जो है, इतने हमारे पास यूज केसेस बनते हैं जो इंफॉर्मेशन हम एग्जिस्टिंग जो ओपन आइटम लेजर एंट्रीज है उनके ऊपर एग्जीक्यूट करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसके डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। डायमेंशन, लोकेशन, बिन, लॉट या तो सीरियल नंबर इंडिविजुअल, लॉट नंबर्स या तो सीरियल नंबर का इंफॉर्मेशन पेज, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कि किसी पर्टिकुलर लॉट का या सीरियल का एक्सपायरेशन डेट जो हमने डिफाइन कर रखा है या तो फिर पहले डिफाइन नहीं था लेकिन हमने बाद में चेंज किया, वो जो भी सिनारियोस है एक्सपायरेशन डेट को चेंज करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के अलग अलग वैलिडेशन जो है वो सिस्टम हमें देगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया जहां पे कि हम रिक्लासिफिकेशन जर्नल को यूज करते हुए एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री है उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए यूज केसेस। नाउ जो नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे डिस्कशन में वो ये है कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल और ट्रांसफर ऑर्डर्स, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। क्योंकि ट्रांसफर ऑर्डर हमने पहले भी देखा कि सिस्टम जब भी कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्टिंग में जाऊंगा और प्रीव्यू पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो आइटम लेजर एंट्री जो भी इसकी बन रही है उसका एंट्री टाइप अगेन ट्रांसफर बन रहा है, करेक्ट। और ट्रांसफर ऑर्डर भी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे नॉर्मल, तो उसके अंदर भी हमारा एंट्री टाइप जो है वो ट्रांसफर बनता है। हाँ, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आइटम रिक्लास जर्नल के केस में वो ब्लैंक मिलेगा हमें। और हमारा जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसके अंदर जो उसके डॉक्यूमेंट के टाइप है पोस्टेड की, पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट और पोस्टेड ट्रांसफर रिसिप्ट, उस तरीके से बनता है। तो अब यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग ये डिफरेंस जानना जरूरी हो जाता है कि इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या है और कौन से सिनारियो के अंदर हमें कौन सा जो ये ट्रांजैक्शन का टाइप है, कौन सा फंक्शनलिटी है, वो हमें यूज करना चाहिए। और बहुत बारी बहुत सारे इंटरव्यूअर्स का ये एक फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहा है, बहुत सारे लोग पूछते भी है कि दोनों चीजें हैं, अब दोनों का डिफरेंस बताओ।
तो दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने पॉइंट वाइज डिफाइन करने का ट्राई किया है। हम एक एक करके पॉइंट समझ लेते हैं कि दोनों में होता क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल इज अ करेक्शन जर्नल, और वही अगर हम ट्रांसफर ऑर्डर की बात करें, देन द ट्रांसफर ऑर्डर इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो एक नॉर्मल सा सिनेरियो समझते हैं कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि आपका फिजिकल इन्वेंट्री का भी मूवमेंट हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उस सिनारियो के अंदर हमें ऑलवेज ट्रांसफर ऑर्डर यूज करना है, राइट? बिकॉज ये एक बिजनेस एक्टिविटी का एक लेजिट डॉक्यूमेंट हो गया। वहीं आइटम रिक्लास जर्नल की बात करें तो ये जर्नल हम एग्जीक्यूट करते हैं टू रेक्टिफाई certain properties, certain attributes on already executed transaction। हमने देखा जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड एंट्रीज है उसी के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि आइटम रिक्लास के थ्रू आप अगर करोगे एग्जीक्यूशन, वो हो जाएगा सिस्टम के अंदर, उसका इन्वेंटरी प्लस या माइनस जो भी होना है वो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। बट अगेन वही चीज है कि जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है, जो इनिशिएटिंग डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं बिजनेस का, वो अगर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री, तो उस केस में ऑलवेज हमें ट्रांसफर ऑर्डर बनाना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल इज अ करेक्शन जर्नल। अच्छा, दूसरा चीज ये है, दूसरा जो डिफरेंस है कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आइटम्स बिटवीन द लोकेशंस, इसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि जो हमने लोकेशन वाइज लोकेशन चेंजेस का जो एग्जाम्पल देखा था, जो हमारा सेकंड यूज केस था, उसके अंदर यही था कि आपका एक लोकेशन है, उसको आप दूसरे लोकेशन में चेंज कर रहे हो। तो अगर इस तरीके का करेक्टिव एक्शन हम ले रहे हैं डेटा के ऊपर, तो उस केस के अंदर आइटम रिक्लास जर्नल तो ये करता है कि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट लोकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। सीधा सीधा सिस्टम जो है ट्रांसफर के एंट्रीज जनरेट करता है, एक लोकेशन से इन्वेंट्री माइनस हुआ, दूसरे लोकेशन के ऊपर प्लस हो गया। ट्रांसफर ऑर्डर के अंदर मेन जो उसका एडवांटेज है या उसकी मेन जो नीड है, बेसिक नीड है, वो यही है ट्रांसफर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की, कि एक फिजिकल वेयरहाउस से आप दूसरे फिजिकल वेयरहाउस के ऊपर आप मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हो, फिजिकल इन्वेंट्री मूवमेंट का एक्टिविटी हो रहा है, देन इन दैट केस जो ट्रांजिट टाइम है, वो ट्रांजिट टाइम के इन बिटवीन हमारे ट्रांजिट लोकेशन के ऊपर कितना इन्वेंट्री है, वो हमें ट्रांसफर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के थ्रू, उसके डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें मिल सकता है। हमें उस लोकेशन पे क्या इन्वेंट्री और किस डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से इन्वेंट्री उस ट्रांजिट के अंदर रिसाइडिंग है, वो हमें मिल सकता है, जो कि हमें रिक्लास के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस ये है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर इन्वेंटरी सेटअप पे एक बुलियन दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, लोकेशन मैंडेटरी। अब लोकेशन मैंडेटरी जो बुलियन है, उसके मल्टीपल यूटिलाइजेशंस है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिक्लासिफिकेशन या ट्रांसफर ऑर्डर्स की बात करें या नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो उसमें ये है कि हमने अगर वो सेटअप को ऑफ रखा है, ठीक है, मतलब कि ट्रांजैक्शन सॉरी लोकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, तो सिस्टम हमें ब्लैंक लोकेशन पे भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना अलाउ करेगा। अब मान लीजिए ड्यू टू दिस एरर इन सेटअप, कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस होने थे बिजनेस के, वो इन्वेंट्री के हो गए और उसके अंदर लोकेशन जो था वो लोकेशन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब वो लोकेशन सिलेक्शन नहीं हो पाया था, दैट मीन्स कि अनस्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर इन्वेंट्री रिसाइडिंग थी। आप इन्वेंट्री बाय लोकेशन, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी बाय लोकेशन देखोगे तो उसमें भी मिलेगा अनस्पेसिफाइड लोकेशन करके, वो पूरा ही इन्वेंट्री हमें सिस्टम दिखाता है। तो अब यहाँ पे ये हो गया
कि ड्यू टू द सेटअप एरर, जिसमें कि वैलिडेशन नहीं आया और लोकेशन सिलेक्ट भी नहीं हुआ ट्रांजेक्शन पे, तो ब्लैंक लोकेशन के साथ इन्वेंट्री क्रिएट हो गया। अब हमें उसको चेंज करना था, तो इस केस के अंदर हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि ब्लैंक लोकेशन में इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, उसको किसी एक डेडिकेटेड वेयर हाउस लोकेशन या जो भी लोकेशन हमने बनाया हुआ है सिस्टम के अंदर, उसमें रिक्लास के थ्रू हमने एग्जीक्यूशन कर दिया और उसका मूवमेंट का एंट्री बन के प्रॉपर हमारे पास एग्जीक्यूशन आ गया। तो आइटम रिक्लास जो है वो ऐसे सिनारियो के अंदर ज्यादा हेल्प करता है कि ऐसे ब्लैंक लोकेशन आपने क्रिएट कर दिए थे उसके ऊपर ट्रांजैक्शन, और उसको आपको सही लोकेशन पे इन्वेंट्री को मूव करवाना है, तो आप आइटम रिक्लास को यूज कर लो। अब वही इस सिनारियो के अंदर अगर आप ये सोचो कि मैं ट्रांसफर ऑर्डर क्यों ना यूज कर लूं, तो सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा ट्रांसफर ऑर्डर यूज करना विद ब्लैंक लोकेशन। तो यहाँ पे ये जो चीज है कि ट्रांसफर, यू कैन नॉट यूज ट्रांसफर ऑर्डर फॉर ब्लैंक लोकेशन, ठीक है। ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, जो है रिक्लासिफिकेशन जो है फ्रॉम अ ब्लैंक लोकेशन टू एन एक्चुअल लोकेशन, ये सिस्टम अलाउ करता है। ये कैसे करता है ये और क्यों करता है? तो अगर मान लीजिए मैं एक नॉर्मल सा ट्रांसफर ऑर्डर का एग्जांपल देखूं, मैं एक ट्रांसफर ऑर्डर पे जाऊं, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास ट्रांसफर ऑर्डर है। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मली ट्रांसफर ऑर्डर हमने देखा है तो हम सबको पता है कि एक ट्रांसफर फ्रॉम लोकेशन होता है, एक ट्रांसफर टू लोकेशन होता है। ये एक एडिशनल फील्ड आया हुआ है डायरेक्ट ट्रांसफर, जो वेव 1 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर ये जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ये ऑप्शन, तब तक हमारे पास ये इन ट्रांजिट लोकेशन था। तो इन ट्रांजिट लोकेशन वाला जो पॉइंट है वो हमें जो हमारा ये पॉइंट है इसमें हेल्प करता है, इन ट्रांजिट क्वांटिटी ट्रैकिंग, राइट, क्योंकि हमें इन ट्रांजिट क्वांटिटी ट्रैक करने में हेल्प होती है। तो यहाँ पे सिस्टम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मटेरियल को मूव कर रहा है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लोकेशन लेने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो सिस्टम ने पहले ही दे दिया, एक स्टार मार्क दिखाई दिया है, द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही सिनेरियो है, मैं ब्लैंक लोकेशन से लोकेशन 1 पे मुझे ट्रांसफर कर देना है, तो मैं ट्रांसफर ऑर्डर क्यों ना यूज करूं। बट यहाँ पे क्या होगा कि आप लाइन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मैं एक दूसरा लाइन भी ऐड करने का ट्राई करूं, तब भी वो मुझे सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए न्यू एक्शन और डिलीट लाइन वाला जो एक्शन है वही बाय डिफॉल्ट डिसेबल रह रहा है इसके अंदर। अब वही चीज अगर उल्टा सिनेरियो, जो कि बहुत कम होता है, कि कोई एक डेडिकेटेड लोकेशन सिलेक्ट करा हुआ है और उसमें से ब्लैंक लोकेशन पे लेके जाओ, वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन सिलेक्ट करके रख रहा हूँ और लोकेशन 1 जो है मैं इसको ब्लैंक कर दे रहा हूँ, डू यू वांट टू चेंज द ट्रांसफर टू लोकेशन, यहाँ पे सिस्टम सीधा ही वैलिडेशन दे देगा, द वैल्यू फॉर दिस फील्ड इज मैंडेटरी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। लेकिन जो पहला वाला केस है, ब्लैंक लोकेशन टू कोई एक डेडिकेटेड लोकेशन, कोई एक दूसरा लोकेशन, लेकिन उसके लिए भी ट्रांसफर ऑर्डर यूज नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज कि यहाँ पे सिस्टम हमें कोई आगे का एक्टिविटी ही एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास लोकेशन कोड है, फ्रॉम लोकेशन कोड, तो मैं सारी जो एग्जीक्यूशंस है ऑन द लाइन लेवल मैं ये कर पा रहा हूँ। वहीं अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो मुझे सिस्टम कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे चेंज करने के लिए, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। विच मीन्स कि अगर मुझे ब्लैंक लोकेशन से किसी डेडिकेटेड लोकेशन पे मटेरियल को लेके जाना पड़ेगा तो मुझे रिक्लासिफिकेशन यूज करना पड़ेगा। जो फोर्थ पॉइंट है ये हम ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही लिया है और एग्जांपल में हमने देख ही लिया है कि आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल जो है वो एक उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स अटैच्ड है, ठीक है, इन्वेंट्री के साथ के, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आइटम जर्नल हमें न्यू फील्ड्स दे रहा है, आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल, राइट। तो इस केस में जब भी हमें एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के ऊपर
हमें कुछ भी उसके एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, तो हम रिक्लासिफिकेशन जर्नल यूज करेंगे। अब वही अगर ट्रांसफर ऑर्डर्स की बात करें, तो ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो हमें ऐसे न्यू वाले फील्ड्स का प्रोविजन नहीं देता है। ट्रांसफर ऑर्डर सिस्टम के अंदर सिस्टम ऑलवेज उसको एज अ डेडिकेटेड बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर कर रहा है, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा। और उसी रीजन की वजह से क्या होगा कि जो भी इन्वेंट्री का मूवमेंट अगर हम ट्रांसफर ऑर्डर के थ्रू कर रहे हैं, तो जो भी उसके एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स है, चाहे वो उसका डायमेंशंस ले ले या फिर उसके लॉट ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन ले ले, ठीक है, ये सारी ही इंफॉर्मेशन जो एज इट इज थी वही की वही ट्रांसफर होगी। अगर हमें उसके अंदर चेंजेस करने हैं बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू अनदर लोकेशन थ्रू अ ट्रांसफर ऑर्डर, तो पहले हमें उसके करंट लोकेशन के ऊपर जो भी चेंजेस है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल। सब कुछ सही हो जाने के बाद अगर हमें मटेरियल को ट्रांसफर करना है, देन वी कैन यूज द ट्रांसफर ऑर्डर, जो कि नॉर्मल ट्रांसफर ऑर्डर के सारे जो प्रॉपर्टीज है उसको सिस्टम एग्जीक्यूट करवा के आगे बढ़ेगा। राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज warehouse activities are not handled yet warehouse entries are generated। ये है आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल का एक पॉइंट। अब हमने देखा था कि जैसे कि लोकेशन, एक लोकेशन है मेरा जिसमें कि मेरा बिन डिफाइंड नहीं है, दूसरे लोकेशन पे मेरा बिन डिफाइंड है। तो जिस लोकेशन के ऊपर हमारा बिन डिफाइन होता है उसके अंदर हमारे वेयरहाउस एंट्रीज एग्जीक्यूट होते हैं। दैट इज नॉर्मल, जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे उस लोकेशन के ऊपर जहां पे कि बिन डिफाइंड है, उन सारे ही लोकेशन के ट्रांजेक्शन के ऊपर हमें सिस्टम वेयरहाउस एंट्री क्रिएट करके देता है विथ अ टाइप मूवमेंट। राइट, तो यहाँ पे ये पॉइंट यही कह रहा है दैट रिक्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो उसमें भी ट्रांसफर का एंट्री जनरेट हो रहा है जो कि आइटम लेजर एंट्री का टाइप है। एट द सेम टाइम वेयरहाउस एंट्रीज भी जनरेट हो रही है जहां पे कि पिन पिक्चर में आ रहा है, तो वेयरहाउस एंट्रीज भी बनेगी। लेकिन ये वेयरहाउस एक्टिविटी का पार्ट या वेयरहाउस की जो बेसिक वेयरहाउस और एडवांस वेयरहाउस के जो सारे एक्टिविटीज होते हैं उसका पार्ट नहीं है। फिर भी यट वेयरहाउस एंट्रीज आर जनरेटेड क्योंकि बिन पिक्चर में आ रहा है। अब वही ट्रांसफर ऑर्डर्स की बात करें तो ट्रांसफर ऑर्डर्स के थ्रू सिस्टम ऑलवेज जितने भी वेयरहाउस की इनबाउंड और आउटबाउंड वेयरहाउस एक्टिविटीज होते हैं वो सारे ही एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करता है, जो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इनबाउंड और आउटबाउंड वेयरहाउस एक्टिविटीज की अगर हम बात करें नॉर्मल से दो तीन एग्जांपल अगर हम देखें, तो वो क्या होता है, पिक ऑप्शन होता है, पुट अवे ऑप्शन होता है। राइट, फिर वेयरहाउस के अंदर उसके ऊपर भी चीजें होती है, रिसीट और शिपमेंट के लिए। राइट, तो मटेरियल वेयरहाउस के अंदर जो वेयरहाउस एक्टिविटीज के पार्ट्स है वो सारे ही बाईपास हो जाएंगे आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल के अंदर। वहां पे सीधा सीधा है, अगर बिन पिक्चर में आ रहा है तो एक बिन में से दूसरे बिन में, या तो फिर विदाउट बिन लोकेशन से विथ बिन लोकेशन वाले में कोई भी एक डिफॉल्ट बिन जो भी है उसका सिलेक्टेड न्यू बिन होगा, उसके अंदर इन्वेंट्री जाके रिसाइड होगा, तो वेयरहाउस एंट्रीज बनेगा। बट it does not support all the other warehouse activities। right, तो ये एक another difference है between these two, reclass journal and transfer order। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसी के रेफरेंस में हमारा लास्ट पॉइंट भी आ रहा है। लास्ट पॉइंट ये है कि नो प्रॉपर हिस्ट्री और प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल। और वही अगर ट्रांसफर ऑर्डर्स की बात करें तो इट मेंटेन्स प्रॉपर हिस्ट्री विद ट्रांसफर शिपमेंट्स और रिसीट्स विथ प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स। अब ये डिफरेंस एविडेंट है, सीधा सीधा है, समझ में आता है कि आइटम रिक्लास जर्नल के ऊपर से हम कोई नॉर्मल प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट जैसे हमारा पीओ कंफर्मेशन हो गया, सेल्स इनवॉइस हो गया, इस तरीके के, या फिर ट्रांसफर के केस में भी यही होता है, ट्रांसफर शिपमेंट का एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट होता है, ट्रांसफर रिसिट का भी हो सकता है। राइट, तो ऐसे प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें रिक्लास के अंदर नहीं मिलेंगे, ना उसका
कोई हिस्ट्री मेंटेन होगा, हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पोस्टेड डॉक्यूमेंट। अब हम ट्रांसफर ऑर्डर की जब बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑर्डर के साथ में हमारे पोस्टेड ट्रांसफर शिपमेंट और पोस्टेड ट्रांसफर रिसीट, ये दोनों ही पोस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर होते हैं, डेटा एज अ हिस्टोरिकल डेटा उसके साथ में स्टोर होता है। लेकिन अगर जर्नल की बात करें, रिक्लासिफिकेशन जर्नल में सिर्फ हमारे पास उसकी जनरल लेजर एंट्रीज बनेगी, और जो सब लेजर्स है मतलब कि आइटम लेजर एंट्रीज, वैल्यू एंट्रीज, और जहां पे बिन एसोसिएटेड है इन दैट केस हमारे वेयर हाउस एंट्रीज, तो ये सारे सब लेजर्स बनेंगे। बट जो डॉक्यूमेंट्स है पोस्टेड डॉक्यूमेंट वो नहीं बनेंगे। तो ट्रांसफर ऑर्डर्स जो है वो ऐसे सिनारियो में यूज होने चाहिए और वही यूज करने चाहिए जहां पे बिजनेस का एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी एग्जीक्यूशन हो रहा है, और जहां पे डेटा करेक्शन की बात हो रही है वहां पे आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल यूज होना चाहिए। सो ऑल इन ऑल, ये दो सेशंस के अंदर हमने अभी तक के जो भी देखा उसके अंदर आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल पर्सपेक्टिव हमने यही देखा है कि एग्जिस्टिंग जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पोस्टेड इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंजेस अगर करने हैं, उसको करेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम रिक्लासिफिकेशन जर्नल यूज करेंगे। तो रिक्लासिफाई इन्वेंट्री विथ आइटम रिक्लासिफिकेशन जर्नल, ये इतना स्कोप है सिस्टम के अंदर। सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ दे कैन आस्क। यस एंड मैंने अलाउ कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। Okay, I believe we don't have any questions. इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, आप स्पीकर्स को भी वन टू वन भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो इफ यू नो, एंड देन विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड ये सेशन हम जैसे ही अपलोड करते हैं, द बेस्ट थिंग वुड बी टू, आप जो भी कमेंट है यूट्यूब पे वहां पे जाके आप पूछ सकते हो आपके क्वेरीज। वहां पे हम जब भी आंसर करेंगे तो बाकी लोगों को भी आइडिया होगा। तो that's it for this session, and we will upload it as soon as possible. And thanks a lot for joining. Enjoy the rest of your day, and we will see you in the next session. Thank you. Thank you, Thank you. everyone. Thank you, sir. Thank you, Vipul. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mukesh. Thank you.